नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 4 PM चाय पे चर्चा पे आज विशेष संवाद लेकर आ रहे हैं, विशेष चर्चा लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ दीपेश भाई पटेल जी, पैरामिलिट्री फोर्स के जो अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे आज पेंशन को लेकर। कल ही हमने देखा कि देश का आम बजट कल पेश किया गया, उसके बाद पैरामिलिट्री वाले और केंद्र सरकार में जो नौकरी करते हैं, जो केंद्र सरकार कर्मचारी है, उनको लेकर, खास करके सैनिक को लेकर, पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक को लेकर, आम सैनिक को लेकर, डिफेंस के सैनिक को लेकर, केंद्र सरकार के रेलवे के कर्मचारी को लेकर, जो उस पे हम लोग आज खास चर्चा करने वाले हैं। तो इंतजार करें 4 PM चाय पे चर्चा, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार। नमस्कार मैडम, जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री। गुजरात जय मिलिट्री। दीपेश भाई, कल ही हम लोग ने देखा कि बजट, आम बजट कल पेश किया गया। देश के लिए जो आम जनता की बजट पेश किया गया है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है पेंशनों के लिए। दीपेश भाई, आप विशेष, हम लोग का जो विशेष शुरू की एपिसोड 4 PM चाय पे चर्चा, इस पे आज विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि पैरामिलिट्री वालों के लिए आप इस बजट से कितने खुश हो और पैरामिलिट्री वालों के लिए ये जो बजट, आम बजट बना है, कितना फायदेमंद है। आप इस बजट के विषय में और आपके जो बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, आज विशेष चर्चा होगी। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ उज्जवल भारत न्यूज चैनल। नमस्कार मैडम, खास करके आप आपके चैनल के विशेष आभारी हैं, जिन्होंने पैरामिलिट्री के कई प्रश्नों को आम नागरिक तक, देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का, तो हम सभी खास करके विशेष आपके चैनल के आभारी रहेंगे। और जो आपने बजट जो किया है, रक्षा मंत्री, मैंने देखा भी, राजनाथ सिंह साहब ने जो कमेंट भी किया है, तो ज्यादातर क्या है, वो आम नागरिकों की सरकार भी विशेष करके ध्यान उनका केंद्रित आर्मी करके जो प्रकाश डालना चाहिए पैरामिलिट्री के लिए बेसिक, वो नहीं करते। चाहे वो पिछली सरकार हो या आज की सरकार, तो सारे हमारे जो पैरामिलिट्री परिवार है, वो वैसे बहुत विश्वास मोदी साहब के ऊपर लगा के बैठे थे कि 10 साल से, और लगातार अभी तीसरी बार भी जब मोदी साहब फिर से उन्होंने कमान संभाली देश की, तो पैरामिलिट्री परिवार को काफी आस था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। लोग निराश है पैरामिलिट्री के देश है, के राष्ट्र है, के, तो दोनों को समान सुविधा, हक मिलना चाहिए। हम मानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र UN का जो रूल, नीति नियम है, उसके अकॉर्डिंग जो आर्मी को जो सम्मान मिलता है कि भाई किसी भी देश की जनसंख्या, आबादी के अकॉर्डिंग आर्मी की भर्ती किया जाता है, उसके तत्कालीन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तब भी उन्होंने इसी मुद्दे को देखते हुए कि देश की बॉर्डर सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का बड़ा जो प्रश्न है, उसका निवारण कैसे होगा, तो इस चलते ये पैरामिलिट्री जो फोर्स का है उसका गठन किया। लेकिन देश तो जानता है ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट है ही हमारे देश की एक तरह सेना ही है, खाली नाम ही बदले। जैसे भगवान के नाम होते, अलग अलग अवतार होते, राम का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने अलग अलग काम किया है, पुरुषोत्तम राम जो उन्होंने मर्यादा का उत्तम उदाहरण दिया है। उसी कारण जैसे कृष्ण भगवान हमारे जन्म लिया, उन्होंने कई महाभारत में कि भाई युद्ध कैसे, सत्य के लिए कैसे लड़ना है, तो सब बताया। तो उसी तरह उसी बात ही जो हमारे ये पैरामिलिट्री जवान है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, एक तरह सेना ही है। उनका काम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, बाकी सीधा ही सवाल उनका जो भी है योगदान है, पूरे भारत की सुरक्षा का सवाल है, उसमें उनका बहुत बड़ा बलिदान होता है। वो कभी भी पीछे हट नहीं करते, चाहे वो बॉर्डर का जवान हमारा BSF का हो या ITBP का जवान हो, वो भी बॉर्डर के, और SS के, वो भी नेपाल भूटान बॉर्डर पे सुरक्षा करते, आसाम राइफल बर्मा पे ड्यूटी करते। तो और शॉर्ट में कहे तो शांति के समय जो सेना का जो मेन है कि भाई युद्ध के समय में वो बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं, तो एक व्यवस्था का भाग है। बाकी शांति के समय में संपूर्ण जो देश की नागरिकों की सुरक्षा एवं मंत्रियों की सुरक्षा में हमारे पैरामिलिट्री जवानों का बहुत मूल्य योगदान है। वो मंत्री से अपने राष्ट्रपति हो या
प्रधानमंत्री श्री और सभी मंत्रियों की सुरक्षा के साथ साथ सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी विस्तार, सभी जगह अपना योगदान देते हैं। फिर भी जो हमारा जो पैरामिलिट्री का सबसे सरकार के साथ में जो एक अविश्वास की जो आधी मानो धुआं उठा है, उसका मुख्य कारण है कि पिछली सरकार ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज की सरकार भी विशेष करके इस पे कोई खास दिखा नहीं रहे कि भाई थोड़े दिनों पहला 2014 में एक वीडियो भी प्रधानमंत्री जी और राजनाथ जी जब गृह मंत्री थी, उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लोगों को यही लग रहा है कि अरे मोदी सरकार हमारे पैरामिलिट्री जवानों के प्रति बहुत संवेदनशील है, वो पता नहीं या तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें साफ दिखा कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी सरकार अभी जल्द से जल्द ये मुद्दा उठाएगी, ये काम करेगी। तो खासकर जो पेंशन का मुद्दा है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता को, नागरिकों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि हमारे पैरामिलिट्री जवान जो दिन रात अपने परिवार से भी बिछड़ के जो सीमा में कई जगह ऐसे है जहां अपने परिवार से फोन पे टेलीफोनिक बात भी नहीं कर सकते। यहाँ मैं आर्मी का या कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, देश है कि राष्ट्र है तो दोनों को समान सुविधा हक मिलने चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मानो, मैं गुजरात में एक गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ हमारे जितने भी सीएपीएफ परिवार है उनके साथ कनेक्ट हूँ और जो बात जो सामने आई है कि मानो अहमदाबाद में आर्मी डिप्लॉयमेंट है, जामनगर में है, बड़ौदा में है, सिटी में है और जो बीएसएफ है वो नाला बेट है। वहाँ की परिस्थिति आप देखोगे तो हमारा जवान सभी परिस्थितियों से, कुछ दिन पहले भी हमारे जो कमांडेंट साहब और एक जवान शहीद हो गए, आप सबने देखा होगा। तो ये परिस्थिति के सामने भी हमारे जवान जो पैरामिलिट्री के बॉर्डर पे लड़ते हैं, एक सिटी के माहौल में रहने वाले हमारे जवान, मैं आर्मी पैरामिलिट्री नहीं बोलूंगा, देश के जवान ही बोलूंगा। तो एक जवान अगर सिटी में अपना अभी शांति के समय में ड्यूटी कर रहा है तो उसको सारी जो सहूलत है वो सारी सहूलत हमारे पैरामिलिट्री के जवान को भी मिलना चाहिए। उसका मेन कारण ये है कि कई जगह जो ये पैरामिलिट्री जवान जो ड्यूटी करते हैं तो उसमें एक असंतोष, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का काम होता है। किसी भी जवान को जब शहीद होता है तो उसको शहीदी का दर्जा देना, उस परिवार को सम्मान देना, उससे सीधा ही नव युवान जो पीढ़ी है देश की वो प्रेरित होती है फोर्स पे जाने के लिए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि पैरामिलिट्री के जवान की ड्यूटी 24 घंटे में, जैसे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री 24 घंटे बोला देश के लिए लगातार, उनकी नींद भी मानो 4 घंटे 5 घंटे लेते हैं, तो उसी तरह उन्हीं की बातें देश के हमारे जवान भी उतने घंटे ड्यूटी करते हैं। फिर भी उनको एक्समैन का दर्जा मानो रिटायर्ड होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि उनको 20 साल 22 साल करके आते हैं। सेना का जवान 17 साल के बाद मानो सिपाही रैंक पे रिटायर्ड आता है, उसी तरह हमारा पैरामिलिट्री का जवान 20 साल, वो नीति नियम है, उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट होके जब रिटायर आता है तो समाज में भी एक अवगणना होती है कि ये सेना का जवान है, उसको सारे कुछ सुविधा मिल रही है, उसको गुजरात गवर्नमेंट नौकरी भी दे रही है। तो मैंने भी कई बार सरकार को भी बताया कि सर क्वालिटी के आधार पे आप क्वांटिटी, नॉट क्वांटिटी लेकिन क्वालिटी के आधार पे जिसमें क्षमता है, कई हमारे जवान ऐसे पैरामिलिट्री के और मिलिट्री दोनों को कभी फिजिकल फिटनेस में देखे तो कभी पैरामिलिट्री के जवान भी कभी कई जगह पर आगे है। तो हमें ये भर्ती में जैसे मेरिट लिस्ट होता है कि चलो दोनों जवान रिटायर्ड होकर आए हैं तो पुलिस में भर्ती होना या कोई अन्य संस्था में, अन्य सरकारी, तो उनमें समान सुविधा देना चाहिए। और खास विशेष जो दूसरा प्रश्न है तो पेंशन का, मैं आपने जो सवाल किया उस पर मैं आ रहा हूँ कि 2004 के बाद हमारे पैरामिलिट्री के जवानों का सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग सभी जिनका पेंशन बना हुआ है उन्हीं के मुताबिक ये पैरामिलिट्री बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल सभी का पेंशन बंद किया है। उसमें काफी निराशा जो जवानों में जो देश भावना होती है, मैं इस प्रश्न का ज्यादा एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी जवान चाहे आर्मी का हो, पैरामिलिट्री का हो, सबसे पहले भर्ती होता है अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, सबसे पहले उसको रोजगार का प्रश्न होता है। तो जब वो उसमें जाता है, जैसा देश है ऐसा वेश, जैसा संग ऐसा रंग, तो जब वो ट्रेनिंग करता है उसके बाद जवानों के बीच में रहता है, उस माहौल में रहता है, 9 महीने तक अपना बॉर्डर पे ड्यूटी करता है, देश सेवा करता है और 3 महीने 2.5-3 महीने खाली परिवार के साथ अपना बिताता है, तो वहां पर ज्यादा समय उसका बीतता है। तो उसमें एक अलग सा जुनून, जो देशभक्ति का जुनून उसमें रंग जाता है। लेकिन उसको साथ साथ परिवार की चिंता है,
जब वो वहां पर ड्यूटी अलर्ट करता है तो उसको एक जहन में रहता है कि अगर मेरी ड्यूटी में यहाँ कोई लापरवाही हो गई, कोई मिलिटेंट क्रॉस हो गया, कोई आतंकवादी क्रॉस हो गया, कोई त्रासवादी क्रॉस हो गया, कुछ भी ये ऐसी घटना हो गई जिससे देश की सुरक्षा में बड़ा सवाल होगा, तो मेरे को कहीं सेंट्रल जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे परिवार पे बहुत लांछन लगेंगे, बोला आपका बेटा देशद्रोही था, देश का गद्दार था, पत्नी को भी यानी बेटे को, पूरे परिवार को, और पेंशन तो गया और परिवार तहस नहस हो जाएगा। ये सब एक मानसिक, एक मामूली, ओनली खाली मामूली टेंशन, पेंशन के चलते एक टेंशन था। लेकिन अभी हम ऐसे परिवार जो नो पेंशन नो टेंशन, उस परिवार को जो ये ऐसा जवान हम देश की सुरक्षा का दायित्व दे रहे हैं। वैसे तो भारत का नागरिक देश प्रेमी है, लेकिन परिस्थिति उसको मजबूर शायद कर दे कि मानो उसका पेंशन भी नहीं है, उसको कोई सम्मान भी नहीं मिल रहा है, उसमें हीन भावना हो रही है कि मैं यहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं दिन रात यहाँ चौकसी कर रहा हूँ, मेरे माता पिता का वहाँ मेडिकल का प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी का, बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम। अगर वो जवान देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करे तो देश के और नागरिकों का, और खास करके विशेष सरकार का कर्तव्य है कि सरकार इस पे संवेदनशील दिखाए। ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन उसको पेंशन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलत राह पे ना चला जाए, यानी हम शंका कर रहे हैं, हम वो नहीं बोल रहे कि वो गलत करेगा, लेकिन परिस्थिति ऐसा है, मजबूर कर देते। अगर मानो कहीं गलती से एक आदमी की कमी से पूरे देश का सवाल है, पूरे भारत देश का सवाल है, भारत के नागरिक का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, और राष्ट्र हित और देश हित से ऊपर नहीं है। अगर ये मामूली पेंशन का जो हम समझते लालच समझ लो जवानों को या उसका, तो उस लालच के चलते अगर देश सुरक्षित है तो सरकार को इस पे बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए और तुरंत ही उस पर एक्शन करना चाहिए कि नहीं, हमारे भारत माता है कि दोनों के पुत्र, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मानो एक ही पुत्र माता के दो संतान है, तो एक संतान अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, एजुकेशन उसने लिया है, वेल सेट है, वो माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, और उसी का एक दूसरा बेटा अगर नकारा है, वो बात नहीं मानता, उसकी गतिविधि कुछ अलग तरीके है जिससे समाज में माता पिता की थू थू हो रही है, फिर भी माता पिता की जब संपत्ति का जो भी बंटवारा करना होगा तो माता पिता चाहे वो खराब लड़का है उसको भी कुछ ना कुछ यानी एक तरह समान हक देते। यहाँ तो हमारे देश के दोनों संतान, भारत माता के दोनों वीर सपूत जवान समान, यानी देश के लिए कहीं भी कुछ भी प्राणों की परवाह नहीं करते। तो सबसे पहले जो पेंशन का आपने किया, इनका पेंशन अभी तक 2004 से अभी बातें जो चल रही, तो एक तो पेंशन वाला मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उस पर सरकार जल्द से जल्द कुछ ना कुछ गंभीरता दिखाए। वैसे नेताओं के पास हम जाते हैं, खास करके विशेष गृह मंत्री साहब हमारे हर्ष संघवी साहब हो, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हो, CR पाटिल साहब हो, कई विपक्ष के जो शक्ति सिंह गोयल साहब है और ईशुदान गढ़वी साहब है, हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ दे रहा हूँ कि जब 1971 में जब लड़ाई हुई तो वहां पर कोई जो पार्टी थी उस टाइम इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की थी। 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था वो वहां पर बीजेपी सरकार, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, बीजेपी की थी। और अभी आप सबने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जब मोदी साहब के अगुवाई में यानी बीजेपी सरकार में, यानी जवान को कोई राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल राष्ट्र प्रेमी है। हिंदी में कहे कि किसी पे मर मिटने वाले को आशिक कहते हैं, तो मेरा मानना है इस देश में हमारे जवानों के सबसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। उसी तरह खास करके हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते थे, विनती करते कि आप पे पूरा भारत देश के जवानों के बहुत बड़ा एक आस लगाए बैठे, तो इस पे आप खरे उतरेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। और दूसरा मुद्दा खास मैंने ये जो पाया है कि पैरामिलिट्री जवानों के लिए कोई कल्याण बोर्ड नहीं है। मैं खास करके यहाँ गुजरात से हूँ, तो गुजरात के 25 कल्याण बोर्ड सरकार ने गठित किया है। तो आर्मी का कोई भी जवान आता है, उनके शहीद परिवार होते हैं, उनकी दुख तकलीफ समस्या के लिए एक रिटायर्ड जो अधिकारी है उनको वहां पर अपॉइंट करके एक उनके कल्याणकारी योजना के लिए पुनर्वास जो बोलते हैं आर्मी सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया है, तो उनके कई प्रश्न सॉल्व होते हैं। लेकिन मैं जब से ये संगठन मेरा जो मैंने अपनी स्वेच्छा से जो अपना योगदान दे रहा हूँ, सेवा नहीं मैडम, सेवा नहीं बोल रहा हूँ, अपने तरफ से हमारे इस पैरामिलिट्री जवानों के लिए योगदान, अपना यथाशक्ति योगदान दे रहा हूँ। तो योगदान करते करते मेरे को देखा कि हमारी एक 5 साल से ITBP की, आप कभी भी आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप
पता भी करोगे तो वजी बहन करके है दाहोद की, जिसने दाहोद नहीं देखा, उस माता का अपना एक पुत्र उन्होंने आईटीबीपी के लिए जो जवान शहीद हो गया, उसकी 5 साल से पेंशन बंद था। अब वो पेंशन कौन कराएगा? यानी रिटर्न में कुछ कागज बागज तो चाहिए, तो रिटर्न कागज कौन देगा? उस माता जी का पेंशन संगठन के माध्यम से हुआ और वो पेंशन उनका बना है। आज जो माता जी जो परिस्थिति थी उससे अभी ठीक ठाक उनका संगठन के वहाँ हमारे जो भी पदाधिकारी उनको देखते हैं टाइम टू टाइम। तो ये कोई हमारा पर्सनल नहीं है, सरकार को देखना चाहिए कि अगर आर्मी के लिए 25 बोर्ड बना रखा है और सैनिक कल्याण बोर्ड, तो उन्हीं में अगर उनको खर्चा का है, बजट का है, तो उसी में हमारे जैसे को बिठा दे। हम तनख्वाह भी नहीं लेना चाहते, बेशक वो बजट उनको दे रखे, हम कहीं भी लिख के मानो जो अपना नोटिफिकेशन होता है, एफिडेविट करना होता है, तो वो भी करके देंगे। हम तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें तो बस यही है कि हमारे पैरामिलिट्री जवानों के परिवारों के लिए कम से कम एटलीस्ट उनका दुख तकलीफ समस्या हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल का हो या तो डिपार्टमेंट लेवल हो, उसको पूर्ण करे। ये हमारा एक दूसरा मुद्दा था। तीसरा हमारा सबसे जो बड़ा मुद्दा है, जो सामने बात सरकार के समक्ष बार बार जो एक प्रश्न बहुत ही, क्योंकि मैंने ऐसे परिवार की काफी मैडम बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ कि मैं कई ऐसे शहीद परिवारों के वहां गया हूँ और वहां देखा कि एक जवान है, वो 25 साल का 22 साल का जवान है, वो देश के लिए शहीद होता है। उसकी पत्नी की उम्र 21, बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक लड़की 3 लड़की एक लड़का है। ऐसे कई परिवार देखे, उस टाइम ऐसा महसूस हो रहा है कि खाली ओनली केवल को और एक पत्नी है और माँ बाप भी बेचारे बूढ़े, जिसकी बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है। वो पत्नी मानो गलती से, उस टाइम मेरे को सोच भी आया था कि ये पेंशन का क्या है, सरकार ने नीति बना रखा है उसमें कि भाई पत्नी को पेंशन दिया जाएगा क्योंकि वो लिख के गए थे, माता पिता बच्चों का कौन? यहाँ भी आज भी एक परिस्थिति ऐसी आई है, कई ऐसे परिस्थिति आते रहते हैं कि एक पत्नी है, वो बेचारा जवान, आपकी चैनल्स के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ कि जो बात मेरे को सामने संगठन के माध्यम से आई है कि वो सीआईएसएफ का लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीआईएसएफ का जो जवान है वो परेशान था काफी, उनकी सामाजिक परिस्थिति कुछ भी होगी, घरेलू समस्या होगा, जो भी हो, लेकिन वो उनकी पत्नी उनके साथ रह नहीं रही थी। बच्चे एक बच्ची है जो बोल भी नहीं पा रही है, सुन भी नहीं पा रही है, और एक लड़का यानी बच्ची 8 साल की है, बच्चे लड़का एक 12 साल का है। दोनों को छोड़ के वो लेडीज, वो जवान की पत्नी कहीं और जगह चली गई है, और अभी उनका बच्चों का परिवार, जो बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन पेंशन के लिए वो तुरंत आ जाएगी। सारे कागज जहां से पता चला उनके घर से सारे कागज वो जवान के ले लिए, उसको केवल मात्र पैसे। तो ये बहुत बड़ा दुखदायक है कि इसमें कुछ सरकार गंभीरता दिखाए, चाहे वो पैरामिलिट्री का प्रश्न नहीं है। मेरे हिसाब से कई जगह आर्मी में भी होगा, कई अन्य संस्था में होगा कि भाई एटलीस्ट जो जवान है उसके बेटे है, तो उसके माँ बाप के लिए क्या कोई सुविधा है? वहां पर एक लाचारी की तरह अधिकारी भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई उसने लिखा, लेकिन इसमें एक सिस्टम में कुछ चेंजिंग किया जाए। फिर उसके लिए फिर जवानों को कोर्ट केस करना पड़ता है, कोर्ट में जाते वो परिवार बाद में मेंटेनेंस के तौर पर बेशक पेंशन तो होता ही है आधा, लेकिन ये डिपार्टमेंट करे, डिपार्टमेंट, ताकि उस बेचारे को परेशान, कोई पेंशन, कोई लड़ना किसी को आता ना हो, कोर्ट में जाना ना आता हो, कार्रवाई, तो वो बेचारे माता पिता, वो बच्चे क्या करेंगे? वो तो बेचारे निराधार हो गए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न भी सामने आया है, और खास आपकी चैनल के माध्यम से। जी मैडम, मैं चाहती हूँ इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, रेलवे हो गया, केंद्र सरकार के जितने भी ऐसे जब केस आते हैं ना कि मुझे लगता है कि सरकार को इस नियम में ऐसे कानून बनाना चाहिए कि जब तक बच्चा 18 साल का लड़का अगर हो, 18 का ना हो, या बेटी अगर जब तक उसकी कन्यादान ना किया जाए, शादी ना हो, तब तक वो पैसा सब में समान तौर पे बटे, और बिना अगर उसकी माँ और जब शादी करती तो भी उसका वो पैसा पूरा बटना चाहिए बच्चों के भरण के लिए। वो पेंशन सरकार जो दे रही है ना, वो बच्चों के भरण पोषण के लिए दे रही है, उसकी माँ के जीवन जिंदगी जीने के लिए दे रही है, ना कि उसको ऐश और आराम करने के लिए दे रही है। तो ये एक कड़क, एक कठिन कठोर नियम एक बनना चाहिए, ताकि आजकल की महिलाएं भी ऐसे गलत कदम उठा रही है,
कुछ हद तक, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं उनको जूझना पड़ता है, उनको लड़ना पड़ता है, वो वहाँ पे नहीं लड़ पा रहे क्योंकि छोटे बच्चे ना समझ पाते हैं ना बोल पाते हैं। तो वहाँ पे मैं समझ के हमारे सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा एक कठोर नियम कानून लागू जरूर होना चाहिए। जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, जब तक 18 साल के ना हो जाए, तब तक उस माँ के जो पेंशन है उस पर पूरा पूरा अधिकार बच्चों का भी होगा। ऐसा एक कठोर नियम जरूर होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यही मैं बार बार कई जगह में हमारे वार्ड की मीटिंग होती है, अधिकारियों के साथ जो मीटिंग होती है उनमें भी मैं बोला कि सर ऐसा कोई रूल बनाइए ताकि वहां पे जाते तो तुरंत ही बोल देते, बोला आपके जवान ने 100% पत्नी के, वो तो नेचुरली बात है मैडम, जब शादीशुदी होता है तो उनको पता होता है मेरे माता पिता की एज है, वो बेचारा अलग अलग टाइप की सोचता है कि पत्नी ऐसा करेगा, उसके दिमाग में नहीं होता है। वो सोचता है कि चलो पत्नी के नाम 100, क्योंकि वो बेचारे माता पिता तो बुढ़े होते हैं और पूरा बच्चों का पालन पोषण का दायित्व, ऐसे किस्से ज्यादा नहीं है लेकिन कम है। लेकिन ये सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न आया है कि एक जवान का जो सुसाइड का भी केस है, सुसाइड वाला केस मैंने देखा अभी 5-6 केस आए, तो मैंने एक जगह इंटरव्यू भी दिया कि जवान बॉर्डर पे दुश्मन के सामने कभी हारता नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी और परिवार की परिस्थिति के सामने वो झुक जाता है और मजबूर होता है। वो कभी हार नहीं मानने वाला जवान, कभी उसमें इतनी बर्दाश्त, उसको ट्रेनिंग उतनी दी होती है कि उसमें बहुत ही बर्दाश्त की क्षमता होती है, वो कभी मुंह अपना नहीं खोलता। लेकिन ये हार जाता है केवल मात्र केवल अपने परिवार के जो परिस्थिति के सामने वो मजबूर होके वो सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड के केस कई जगह ऐसे बोले जाते हैं कि अधिकारी अंग्रेज की तरह बर्ताव करते हैं। सारे अधिकारी नहीं है, कुछ अधिकारी अच्छे भी है, कुछ है ऐसे, तो उसको भी नकार। लेकिन ये भी एक सुसाइड वाला जो जवान का प्रश्न है उसमें सबसे बड़ा गंभीर है। कई अधिकारी बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं, मैं बोला सर आपका नाम नहीं देते। कई अधिकारी है, हमने देखा कि छुट्टी समय से नहीं मिलता, जवानों का प्रश्न होता है, और खास करके गुजरात के जवानों का, उनका कोई अधिकारी नहीं होता, तो वहां भी थोड़ा होता है अपनापन के मेरा देश मेरी मिट्टी, तो अपना स्टेट का होता है तो उसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। बेचारा गुजरात का जवान होता है तो ऐसे कई परिस्थिति आती है। ये सवाल डिपार्टमेंट लेवल का है, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये जो सुसाइड वाला प्रश्न जब बात हमारे बीच में आई है, तो मैं निश्चित मानूंगा कि परिवार की जो सबसे बड़ा है प्रश्न, वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसके चलते कई बार जवान सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। आपके माध्यम से खास करके गुजरात का एक प्रश्न है, पेंशन का प्रश्न तो है ही है, एक जो मैंने कल्याण बोर्ड का प्रश्न बोला, दूसरा एक हमारा पैरामिलिट्री परिवार का जो सबसे बड़ा है। एक आप अदर अपना और एंगल से नेगेटिव मत सोचना कि गुजरात गवर्नमेंट, मैं खास करके गुजरात हमारे सीएम के परिवार के लिए कहना चाहता हूँ कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो 14 ईयर्स 40 साल के बाद आम नागरिक को हेल्थ परमिट के नाम पे और डॉक्टर प्रमाण पत्र करता है। आपको शायद पता होगा मैडम, डॉक्टर प्रमाणित करते हैं और हेल्थ के नाम पे एक मदिरा इशू होती है, स्वास्थ्य के नाम पे मेडिसिन है। जब भी कोई बच्चा बीमार हो, कुछ भी हो, तो दवा दारू कराओ, ऐसे एक बोलते हैं। तो उसी तरह शायद गवर्नमेंट ने सोचा होगा और डॉक्टर ने भी प्रमाण पत्र दिया है कि 40 साल की आयु है। और यहाँ पर गुजरात में आर्मी को भी लिकर इशू होता है, मदिरा भी वो उसी का ही होगा। जो इशू करने का मतलब यही होगा कि भाई जवान ट्रेस में होते होंगे, ये जो भी है, यानी मेडिकल ग्राउंड पे ही दिया जाता हो। तो आर्मी को भी देते हैं गुजरात में, एयरफोर्स को भी देते हैं, फिर नेवी को भी देते हैं, बीएसएफ को भी देते हैं। और आम नागरिक का तो पता ही, अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले ही गिफ्ट सिटी में भी खुला हो, तो सारे जानते हैं। और 72 जो मेरे अंदाजे से जो है 72 होटल है। तो हमारे जो बाकी जो अदर फोर्स के है, जो आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, वो लोगों ने भी अपने जब ड्यूटी के दौरान इसको मेडिकल ग्राउंड पर्पज से यूज किया है अदर स्टेट में। लेकिन यहाँ गुजरात में ये जो जवान है, ये जो परिवार है, उनके साथ ये भी बहुत बड़ा एक अन्याय है कि अगर आम नागरिक को अगर इशू किया, गांधी जी का गुजरात है, तो गांधी जी के गुजरात में अगर बंद है, तो फिर मानो मेरे घर में मैं वेज खाता हूँ और मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा,
ये तो एक हम अपने गेस्ट को बहुत सम्मान देंगे, उसके लिए नॉनवेज तो नहीं बनाएंगे ना। तो ये एक नीति मेरे को पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर लिखकर बोला फॉरेन से कोई गेस्ट आ रहा है, आउट स्टेट से आ रहा है। अरे भाई गुजरात है, गांधी जी का है, या तो उसको बंद किया जाए, किसी को ही ना दिया जाए। लेकिन ये एक को पूरा ही दिया जा रहा है, एक को पूरा वंचित रखा जा रहा है। तो ये तो गुजरात के जो सरकार है, गवर्नमेंट, उसकी नीति पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये जवान, मैंने खुद अप्लाई भी किया था कि सर हमारे गुजरात के जो ये बाकी जो जवान है, अगर आप सभी को दे रहे तो वो लेना ना देना उनका प्रश्न है, तो उनको दिया जाए, ये एक प्रश्न था। और एक खास प्रश्न के हमने गुजरात में नवयुवाओं को जो अभी काफी विरोध भी चल रहा है, अग्निवीर जो जवान जो भर्ती होता है, अग्निवीर के बारे में मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि अग्निवीर के लिए सरकार ने सोचा, हमें कोई वहाँ बिठाया नहीं, उच्च अधिकारी, उन्होंने बोल भी दिया इंटरव्यू की बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन हमें मैडम ऐसे लग रहा है कि ये अग्निवीर वाला भी प्रश्न है ना, देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि 4-5 साल ठीक है, आपको उसको बोला कोटा दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो सरकार अपनी बात रख रही, लेकिन हमें लग रहा है कि 4 साल में बंदे को देश भावना नहीं होती। और 10 पढ़ा हुआ लड़का भर्ती हो जाए, अनाड़ी के हाथ में ऐसा हथियार दिया जाए कि भाई वो हथियार भी सीख जाए, और अगर बेकार हो गया तो कहीं उसकी शंका भी है कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, कि जिसको गन चलाना आ गया है, ग्रेनेड चलाना आ गया है, तो वो अगर बेरोजगार हो गया गलती से, उसको रोजगार ही नहीं मिली, तो कहीं उसका रास्ता भटक ना जाए। ये बहुत बड़ा, उसको भी हमें उस मुद्दे को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसकी बजाय एनसीसी और सब चल रहे, इसमें हमारे जो ये रिटायर्ड है, कमांडो है, एनएसजी एसपीजी के है, उनको अपॉइंटमेंट करा जाए कि हर स्टेट में सारे रिटायर्ड है, उनके सामने यानी हमें तो देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे युवा पीढ़ी हो या बड़ा हो, उनको हमें इजराइल की तरह आउट जो कंट्री है उनकी तरह हमें सैनिक की बेसिक ट्रेनिंग भी तो देना है ना। तो ट्रेनिंग तो यहाँ पर हमारे कमांडो है ही। अगर सरकार चाहे तो एक ऐसी होम गार्ड की तरह एक बना दे, विंग बना दे, उनमें रिटायर्ड बंदे को लिया जाए, और कई जगह ट्रेनिंग सेंटर हमने वो हमारे संगठन के माध्यम से सरकार को दिया है कि सर हमें ऐसी जगह उपलब्ध कराई जाए जहां हम ऐसे युवाओं को फ्री में मैडम, नो कॉस्ट, फ्री में हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो सरकार अगर ये अग्निवीर में ऐसा कुछ करे तो शायद नवयुवाओं को एक बड़ा सा वहां का जो डिसिप्लिन है फोर्स के अंदर कुछ न कुछ, क्योंकि अधिकारी को शायद पता हो कि ना हो, लेकिन जो जवान के बीच में हम लोग रहते वहां पर वो जो 4 साल वाला भर्ती है, पहले जो डिसिप्लिन है उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आया है, वो उनका सम्मान उस तरह नहीं करते। हम लोग जब भर्ती हुए तो मानो हम सिपाही में भर्ती हुए, एक हवलदार की चारपाई पे बैठना एक सम्मान था, बुजुर्गों का जो सम्मान, उसी तरह वहां पर उनकी चारपाई में बैठना भी एक अलग मानते थे कि नहीं हमारे सीनियर है। लेकिन आज अभी ऐसा माहौल हो रखा है कि फोर्स में जो रैंक का है वो भी ग्रेड जो फटाफट, पैरामिलिट्री में तो खास करके 20-20 साल तक बाप बेटा है, बेटा ही रह जाता है, कभी बाप बनता ही नहीं। वहाँ वो बेचारा सिपाही में भर्ती हुआ और सिपाही से रिटायर होता है, तो एक पेंशन वाला जो सबसे ज्यादा आप अगर नोटिस करोगे तो ये अपने पैरामिलिट्री जवान रिटायरमेंट भी ले रहे हैं सबसे ज्यादा। उसका कोई कारण है कि वहां पर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये जो अग्निवीर का प्रश्न है उसको मैं और एंगल से देख रहा हूँ कि ऐसे हमारे नवयुवाओं को या तो उनका एजुकेशन स्तर बढ़े कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन करे, फिर उनको, लेकिन 10th पास वाले को हम उसमें अग्निवीर में ले रहे हैं, और 4 साल के 5 साल के बाद अगर उसको कोई कोटा नहीं मिल रहा है, कहीं भर्ती नहीं हो रहा है, तो काफी दिक्कतें होगी, काफी देश को भी उसका कहीं खामियाजा नुकसान भुगतना पड़े। तो हमें कोई भी चीज प्रोडक्ट होती है तो उसके प्लस माइनस दोनों चीज लेके चलना चाहिए। ये अभी हम उसमें ज्यादा कमेंट ना करके मैडम, मैं मेरा सब्जेक्ट खास करके पैरामिलिट्री का जो आपने पेंशन का जो प्रश्न बोला था, तो उस पर मैं वापस आता हूँ कि पेंशन मैडम बहुत ही जरूरी है कि एक जवान ने पूरे देश के लिए अगर उसने दिया है, और अगर हमारे आपकी चैनल के माध्यम से हमारे सांसद श्रियों का पेंशन भी चालू है और धारासभ्यों का भी पेंशन चालू है, तो ये जवानों का तो पेंशन बहुत ही छोटा होता है। तो ये पेंशन के लिए कोई बड़ा, अगर आम जो सिविल जो डिपार्टमेंट है,
जब वो पेंशन का पैसा लेके आता है उसको भी वो पेंशन की सर्कुलेशन गिनती करके मैथमेटिक जो भी है, अगर वो लोग भी स्कीम ला सकते तो सरकार को एटलीस्ट ऐसा सोचना चाहिए। देश हित और राष्ट्र हित के लिए तो हम सब समर्पित है, लेकिन सरकार को बेसिक ये है कि ये जवान, अगर हम MP MLA का पेंशन शुरू कर सकते हैं तो जवानों को पेंशन करने में कोई उनको आपत्ति नहीं आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार इसमें ध्यान दिया जाए। पेंशन कोई बड़ा MLA के पेंशन जितना भी नहीं होता है। अगर MLA कितना उनका क्षेत्र होता है, उनके क्षेत्र के सामने तो हमारे बॉर्डर की गिनती किया जाए तो विश्व की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर की सुरक्षा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, करीब 7,400 से ऊपर बॉर्डर की सुरक्षा करता है। ITBP करीब 2,000 से 2,500-3,000 के ऊपर 1,600 के आसपास SSB करती है। तो ऐसे अपने बॉर्डर की जो सुरक्षा का क्षेत्र देखे तो MLA साहब से ज्यादा तो हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं। और जहाँ पर जी इसमें कहूँ कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कई सांसद और कई विधायक ऐसे हैं जो 5-5 वर्षों तक शायद एक बार आने के बाद कभी वो सांसद भवन में कभी गई नहीं, अपनी हाजिरी नहीं दी, फिर भी उनका पेंशन चालू है। तो सरपंच भी ऐसे हैं कि एक बार सरपंच बनने के बाद 7 पीढ़ी वो आराम से खा पी सकती है बिना कुछ काम किए। तो ये जो नीति है और हमारे देश के लिए जो मर मिट रहा है, जो अपने शारीरिक मानसिक पूरा तरह बल लगाकर वो देश की सीमा की सुरक्षा करता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, दुख की बात यही कहूंगी कि हमारे देश के ऐसे लोगों के लिए ही पेंशन जो है वो बंद किया जा रहा है या उससे बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इससे बड़ा दुख और विडंबना क्या होगी, इस बारे में जो आपने आज इतनी खूबसूरत चर्चा की है, बहुत ही संवेदनशील घटनाएं आपने कही है। मुझे लगता है कि ये वीडियो जब भी रिलीज होगा चाय पे चर्चा में 4 PM में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आपने बहुत ही विशेष चर्चा आपने की है। हमारे देश की सीमाओं पे जो लगातार अपने प्राणों की आहुति देकर काम करते, बिना डरे वो निडर होकर अपने प्राणों की आहुति देते हैं और देश की सुरक्षा में लगे। लेकिन उन्हीं के लिए कुछ सोचा नहीं, कोई नीति नियम, कोई जो सही मायने में कानून बनना चाहिए, मायने में सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उससे वो वंचित है। तो आज का ये मुद्दा भाई मैं जरूर रिलीज करूंगी, या आज या फिर कल मैं 4 PM में जरूर इसको रिलीज करूंगी। इन दिवस में ऐसे मुद्दों को लेकर हम फिर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। आज समय सीमा कम होने के नाते आज मुझे इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। भाई आप आए, हमारे साथ आपने इतनी विशेष चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय पिरामिड।